गुड्स रिसीव करने का मतलब क्या है कि आपको कोई भी मटेरियल कहीं से आया है, ठीक है, उसकी ट्रांजैक्शन करना है। अब क्या होगा, जब गुड्स रिसीव करते हैं तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल या जो भी स्टॉक है, एफजी है या रॉ मटेरियल है, स्टॉक अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, स्टॉक अकाउंट एक तो चलेगा स्टॉक अकाउंट, और इसके साथ में दूसरा अकाउंट चलेगा। दूसरा अकाउंट क्या हो सकता है, दूसरा अकाउंट जो गुड्स रिसीव करते तो इन्वेंट्री इंक्रीज डिक्रीज अकाउंट चलता है, ठीक है, या इन्वेंट्री वेरिएंस अकाउंट बोलिए, वेरिएंस या इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज। अब जरा सा इसको समझने का कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। अगर ये समझ गए आपको अकाउंटिंग का कंसेप्ट। अभी अकाउंटिंग में क्या होता है, दो चीज होती है, एक होता है डेबिट एंड एक और दूसरा होता है क्रेडिट। अगर डेबिट होगा तो पैरेलल में क्रेडिट भी होगा, तभी ट्रांजैक्शन होगा। अगर ये क्रेडिट नहीं हो रहा है तो ट्रांजैक्शन नहीं, ठीक है। अब सपोज दैट कहीं से मेरा मटेरियल आया इंटरनल किसी डिपार्टमेंट से या किसी ब्रांच से, मैं उसको रिसीव कर रहा हूँ, तो रिसीव कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, स्टॉक हमारा इन हाउस में, वेयर हाउस में इन हो रहा है, तो जितना अमाउंट का, जितना भी कॉस्ट का हमारा स्टॉक होगा उससे स्टॉक अकाउंट, ये आपका स्टॉक अकाउंट हो, कितना सपोज 5000 का स्टॉक है तो 5000 से ये डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और 5000 से ये डेबिट हुआ तो पैरेलली उसी समय क्या होगा, इन्वेंट्री इंक्रीज डिक्रीज जो होगा 5000 से क्रेडिट, ठीक है। तो जितना यहाँ पे डेबिट किया उतना ही यहाँ पे क्रेडिट कर, जब हमने क्या किया, गुड्स इन किया तो, गुड्स रिसीव किया तो। अब सपोज दैट इसी मटेरियल को मैं गुड्स इशू कर रहा हूं, तो समझिए कि क्या होगा, गुड्स इशू किया। अब इशू करूंगा तो हमारा स्टॉक कहां जाएगा, आउटवर्ड जाएगा, हमारे स्टॉक से निकलेगा। अब उस केस में क्या होगा, तो जब गुड्स इशू करूंगा तो यही दो अकाउंट रहेगा, यहां पे मैंने डाले, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब मैं गुड्स इशू करता हूं तो इशू करने के बाद क्या होगा, हमारा स्टॉक से मटेरियल निकलेगा, तो 5000 का अगर मैंने इशू किया तो 5000 से ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और इन्वेंट्री इंक्रीज डिक्रीज क्या होगा, उतना ही से आपका डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा कंसेप्ट ये रखना है कि आपका जो स्टॉक निकल रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा, आ रहा है तो डेबिट। अब दूसरा अकाउंट देखते हैं, सपोज दैट आप बैंक अकाउंट है, बैंक की बात करते हैं, ठीक है, आपका बैंक अकाउंट है, आप जाते हैं बैंक में, ठीक है। तो मैंने ये जान लिया कि आपका बैंक अकाउंट जो है वो आपका अकाउंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये आपका बैंक अकाउंट है ये, ठीक है। और दूसरा आप ये अकाउंट के बेस पे क्या करते हैं, लेन देन करते हैं, और दूसरा क्या होगा, बैंक, यही तो होगा। जब आप पैसा डालते हैं तो आपको जो पासबुक मिलता है वो इस अकाउंट का स्टेटमेंट होता है। आप जब मोबाइल का देखेंगे कि आपने पैसा डाला है, ठीक है, तो पैसा कहां से निकला, आपसे पैसा गया, किसको गया, बैंक को गया। तो अगर मैं यहां देखूं डेबिट क्रेडिट की बात करूं तो आप बता सकते हैं कि कौन क्रेडिट होगा कौन डेबिट होगा बिलाल? पैसा आपके पास से निकला, मतलब आप ये हैं, और गया कहां, बैंक में गया, तो कौन डेबिट होगा, बैंक को हम 10,000 से डेबिट करेंगे कि 10,000 रुपया आपने बैंक में डाला, और क्रेडिट किस कौन होगा, आपका जो अकाउंट स्टेटमेंट है वो आप हैं, तो वो मैंने 10,000 यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। आपको याद होगा जब भी आप पैसा डालते हैं तो आपको मोबाइल पे क्या आता है, क्रेडिट मैसेज आता है कि दिस मच अमाउंट क्रेडिट इन योर अकाउंट, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप निकालते हैं तो क्या आता है, दिस मच अमाउंट डेबिट फ्रॉम योर अकाउंट, आता है ना। तो जब आप निकाल, ये आप पैसा इन कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, अमाउंट इन, यहाँ पे मैं लिखता हूं बैंक के केस में अमाउंट इन, मतलब आप अमाउंट बैंक अकाउंट में डाल रहे हैं, ठीक है, अमाउंट इन। अब आप क्या करें, पैसा आपको जरूरत पड़ा, अब आप क्या कर रहे हैं, पैसे को निकाल रहे हैं, अमाउंट आउट। बस ये अगर चीजें इतना समझ लिया तो चीजें आपका क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि मुझे भी ये प्रॉब्लम होते थे। अब रही बात कि जब मैं पैसा निकालने गया, ठीक है, तो पैसा कहां था, बैंक में रखा हुआ था, आपके पासबुक पे जो आपको क्रेडिट दिया, मतलब आपकी लायबिलिटी बैंक पे करी है, इतना भी पैसा आपने डाला है वो बैंक को उतना आपको पे करना है विथ इंटरेस्ट,
ठीक है। तो अब क्या हुआ, आप गए पैसा निकालने के लिए, जब पैसा निकालते हैं तो पैसा कहां से कहां जाएगा, बैंक से आपके पास आएगा। तो आप क्या हो जाएंगे, 10,000 आपने निकाला तो 10,000 से आप का पासबुक डेबिट हो जाएगा। कहां से निकला, बैंक से निकला, तो 10,000 से ये क्या हो जाएगा आपका, क्लियर है, क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। हम सिंपल इसको लेके चलते हैं, जी सिंपल लेके चलते हैं। डेबिट्स का मीन्स मेरा अकाउंट, क्रेडिट का मीन्स जो मैं निकाल रहा हूँ। अगर कहीं से रकम आ रही है मेरे अकाउंट में तो वो डेबिट हो रही है, और अगर हम किसी जगह भेज रहे हैं तो वो हमने क्रेडिट कर लिया, अपने ही लाइबिलिटीज को यूज कर लिया। सिंपल है, जहां से निकलेगा वो क्रेडिट होगा, जहां को जाएगा वो डेबिट। अब वेंडर की बात करते हैं, ठीक है। वेंडर ने आपको मटेरियल दिया, हम जब एपी इनवॉइस बनाए थे, आपको दिखाया था शायद या इस लास्ट सेशन में हमने जब डिस्कस किया था। इसको क्लोज कर दूं मैं, ये तो क्लियर है आपको कि नॉकअप कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये हमने जीआरपीओ बनाया था। ये जीआरपीओ जब आपने क्रिएट किया तो उसका जनरल एंट्री है। जब जीआरपीओ बनाते हैं तो ये आपका नॉकअप अकाउंट कहलाता है, गुड रिसीप्ट नॉट इनवॉइस। मतलब ये इसीलिए है, जब तक इनवॉइस नहीं बनेगा तभी तक इसमें बैलेंस होगा। आपको एक रिपोर्ट चाहिए कि अभी तक कितना हमने जीआरपीओ बना दिया है जिसका इनवॉइस नहीं हुआ है, तो आप इस जीएल अकाउंट से निकाल सकते हैं कि कितने हैं। इसमें जितना ही बैलेंस रहेगा यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा नंबर्स ऑफ जीआरपीओ डॉक्यूमेंट बाय, ये डॉक्यूमेंट है जिसका अभी तक इनवॉइस नहीं, ठीक है। तो इस अकाउंट को सैप में लाने का प्रोविजन यही है कि नॉकअप कर देता है, और प्लस ये आपको रिकॉर्ड भी मिल जाता है कि कितने अभी तक जीआरपीओ है वो अभी पेंडिंग है, जिसका इनवॉइस अभी नहीं बना, ठीक है। तो जब भी हम जीआरपीओ बनाते हैं तो हमारा स्टॉक क्या होता है, हमारे स्टॉक इन हो जाता है। तो स्टॉक देखिए यहाँ पे डेबिट हो गया। अब ये डेबिट हुआ है तो कोई तो पैरेलल में क्रेडिट होगा, तभी तो अकाउंटिंग कांसेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि अकाउंटिंग कांसेप्ट कहता है क्रेडिट शुड बी इक्वल टू डेबिट ऑलवेज, कभी भी सिंगल नहीं चलेगा। तो उसके केस में गुड रिसीप्ट नॉट इनवॉइस को यहां पे लाया जो आपका क्रेडिट, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को अकाउंटिंग कांसेप्ट को वैलिडेट कर दिया। अब दूसरा यहां पे चला, क्योंकि हम परचेज अकाउंट मेंटेन कर रखे हैं, अगर ये मेंटेन नहीं करते तो इस दो नीचे वाले अकाउंट को हमारा इंपैक्ट नहीं पड़ता। अब आपने परचेज किया है, ठीक है, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल किया है, तो इसीलिए क्या है, या परचेज अकाउंट को डेबिट करा रहा है, क्योंकि आप फ्यूचर में देखेंगे कि कितना का आपने आज तक परचेज किया, ठीक है। तो इस जीएल अकाउंट पे जाके क्लिक करेंगे तो ये अगर डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट कौन होगा, वो कॉस्ट ऑफ गुड परचेज अकाउंट। तो ये अकाउंट इसके लिए ऑफसेट का काम करता है, ये अकाउंट इसके लिए ऑफसेट का काम करता है। ये ऑफसेट नहीं बोलेंगे, एक तरह से एक्सपेंस अकाउंट आप बोलिए, कॉस्ट ऑफ गुड परचेज अकाउंट, ठीक है। बट इसका मेन तभी रिक्वायर्ड है जब आपका परचेज अकाउंट चल रहा है, अगर नहीं होता तो ये नहीं आता। जैसे कॉस्ट की बात करेंगे, जब सेल्स में हम जाएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट, तो वो आप परचेज चलाए या सेल्स चलाए या ना चलाए, वो आपका कॉस्ट होता ही होता, ठीक है। तो ये आपका मेन जो बेसिक है, जहां से ये चल रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डेबिट का क्या मतलब। अब आते हैं जरा सा हम एपी इनवॉइस पे। अब उसका जरा सा जनरल एंट्री चेक करते हैं, जो हमने लास्ट टाइम बनाया था एपी इनवॉइस, तो थोड़ी सी और क्लियरिटी आएगी आपको। अच्छा, ये हमने जीएसटी टैक्स इनवॉइस बनाया था, इस पे गए हम यहाँ पे, ये अब इसकी अगर हम जनरल एंट्री चेक करें तो जरा सा देखिए क्या है। ये क्या बना रहे हैं, हम लोग बिल बना रहे हैं। बिल कहने का मतलब जो वेंडर ने हमें बिल भेजा है उसी की एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, वेंडर ने आपको मटेरियल दिया था, जो आपने जीआरपीओ किया था, स्टॉक आपका डेबिट हुआ था। तो ऑब्वियस सी बात है, वेंडर ने मटेरियल दिया है तो आप उसको पेमेंट करेंगे। तो मटेरियल कहां से आया था, वेंडर से आया था, ठीक है। तो वेंडर ने दिस मच अमाउंट का आपको मटेरियल दिया, इसलिए वेंडर क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहां पे आपने देखा था गुड रिसीप्ट नॉट इनवॉइस, क्योंकि स्टॉक तो आपका जीआरपीओ पे ही डेबिट हो चुका है, लेकिन इस अकाउंट को वैलिडेट करने के लिए हमें वहां पे उस अकाउंट को वैलिडेट करने के गुड रिसीप्ट नॉट इनवॉइस हमने चलाया था, ताकि अगर स्टॉक अकाउंट डेबिट हो रहा था तो गुड रिसीप्ट नॉट इनवॉइस क्रेडिट हो रहा था। अब उसी अकाउंट के बेस पे यहां पे हमने इसको चाह, देखिए एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, पूरे अगर परचेज साइकिल की बात करेंगे तो होना ये चाहिए था कि ये आपका वेंडर है, सपोज दैट ये आपका सप्लायर वेंडर, ठीक है, एंड ये आपका स्टॉक अकाउंट। अब जरा सा देखिए, बस सिंपल लेमैन भाषा में समझाऊंगा। किसने मटेरियल दिया, वेंडर ने दिया,
कहां पे मटेरियल गया, स्टॉक अकाउंट में गया, तो गया तो स्टॉक अकाउंट क्या हो जाएगा, अगर 10,000 का उसने मटेरियल दिया तो 10,000 से स्टॉक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। किसने ये 10,000 का मटेरियल दिया, तो वेंडर ने दिया, तो वेंडर हमारा 10,000 से क्रेडिट हो जाएगा। ये क्लियर है? यस सर। अब जरा सा देखिए, अब आपका यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं, इसी को दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। ये सब तो क्लियर है, इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है, इसको मैं हटा के क्या कर रहा हूं, अब जरा सा देखिए, मैं आपको जीआरपीओ का एंट्री बताता हूं तो क्या चलना। अब ये चीजें जो होनी थी वेंडर के केस में, ठीक है, वे वेंडर और स्टॉक डेबिट क्रेडिट, सॉरी मैं डेबिट क्रेडिट को भी हटा दिया, ठीक है, तो अभी मैं डाल दूं, सब यहाँ पे आते हैं। अब मैं यहाँ पे डालता हूं, ये आपका डेबिट बैलेंस जा रहा है, यहाँ पे डेबिट, एंड ये क्या है आपका क्रेडिट। एक्चुअल क्या होना चाहिए था, जीआरपीओ से लेके एपी इनवॉइस तक ये एंट्री जानी चाहिए। तब इसी एंट्री को दो पार्ट में डिवाइड हुआ। जब आपका जीआरपीओ हो रहा है, मैं अब इसको जीआरपीओ पढ़ रहा हूँ, गुड्स, जीआरपीओ मतलब गुड रिसीव परचेज ऑर्डर। जीआरपीओ जब हो रहा है तो क्या हो रहा है, जरा देखिए, यहाँ पे आपका एक अकाउंट यूज होता है जीआरएन, जी गुड रिसीव नॉट इनवॉइस, जीआरएनआई, इसी को शॉर्ट में बोल मैंने, गुड रिसीव नॉट इनवॉइस। एंड दूसरा क्या आता है, स्टॉक अकाउंट, रॉ मटेरियल स्टॉक अकाउंट। स्टॉक, ये जीआरपीओ का हुआ, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एपी इनवॉइस। एपी इनवॉइस पे क्या जाता है, एक तो होता है आपका वेंडर, ठीक है, ये हो गया वेंडर, एंड दूसरा क्या होता है आपका जीआरएन, ये जो आपका जीआरएन है, बाकी टैक्स तो वो तो अगर आप लगा रखे हैं तो वो उस हिसाब से चलता है। अब यहाँ पे देखिए, जब जीआरपीओ कर रहे हैं तो अगर सपोज दैट आपका स्टॉक का वैल्यू 10,000 का है, तो 10,000 से क्या हो जाएगा, स्टॉक इन हो रहा है, 10,000 से डेबिट हो गया, तो 10,000 से क्या कर देगा, जीआरएनआई को क्या कर देगा, उतना ही से क्रेडिट। क्लियर? अब जब इनवॉइस बना तो ये जो क्रेडिट हुआ है, ये नथिंग है, कुछ भी नहीं है, ये बस हमें इसको ये डेबिट करने के लिए इसको हम यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल क्या होना चाहिए था, ये वेंडर क्रेडिट, ये। अब जब इनवॉइस आप बनाएंगे तो किसने आपको स्टॉक ये दिया था, वेंडर ने दिया था, तो यहाँ पे वेंडर क्या हो रहा है, इनवॉइस पे आपका वेंडर क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। और जीआरएन यहाँ पे देखिए, यहाँ क्रेडिट हुआ था तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीआरएन डेबिट हो गया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ये जीआरएन जो आपका यहाँ पे अगर देखिए, यहाँ पे एक सेकंड, अगर आप देखेंगे तो ये दोनों क्या हो रहा है, एक दूसरे को नॉकअप कर रहा है, खत्म कर रहा है, ये क्रेडिट, ये डेबिट, क्रेडिट माइनस बैलेंस, ये प्लस बैलेंस, खत्म हो गया। अल्टीमेटली क्या बचा, अल्टीमेटली यही ट्रांजैक्शन बचा जो मैंने आपको पहले दिखाया था, ये वाली, यही बचा ना, यही बचा। देखिए वेंडर यहाँ पे क्रेडिट और स्टॉक अकाउंट आपका डेबिट, तो ये दोनों अपने आप खत्म हो गया, बच क्या गया, ये बच गया। अब ये जब हो गया तो अब क्या किया, अब कंपनी, अगर ये आप इसको क्रेडिट किए हैं, आपने इसे मटेरियल लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है, क्रेडिट कहने का मतलब आपने बैंक में पैसा जमा किया था, ठीक है, 10,000 रुपया, तो आपको क्या स्टेटमेंट मिला बैंक पासबुक पे, क्रेडिट, मतलब आप कभी भी 10,000 रुपया बैंक से निकाल सकते हैं और साथ में आपको बैंक इंटरेस्ट भी देगा। सिमिलरली वेंडर ने जब मटेरियल दिया तो वेंडर के पासबुक पे लिख गया क्रेडिट, ठीक है, और आप नहीं मटेरियल, तो ये पैसा आपको देना पड़ेगा वेंडर को, आप पे लायबिलिटी खड़ी हुई है। तो अब इससे आगे जब जाते हैं बैंकिंग में, तो आउटगोइंग पेमेंट जब करते हैं तो क्या हो जाएगा, अब दो अकाउंट वहां पे चलेंगे, एक क्या चलेगा, बैंक अकाउंट, एंड दूसरा क्या हो जाएगा आपका वेंडर, क्योंकि वेंडर का क्या है, लायबिलिटी खड़ा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, बैंक अकाउंट जो है हमारा, बैंक अकाउंट से पेमेंट करेंगे तो बैंक अकाउंट 10,000 से क्रेडिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट से पैसा निकलेगा हमारे, और कहां चला जाएगा, किसको जाएगा, वेंडर को जाएगा, तो ये अमाउंट कहां गया, वेंडर आपका डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब अल्टीमेटली क्या हुआ, अब जरा सा आप चेक करेंगे, सारे चीजें ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे अगर अकाउंटिंग के बात करेंगे ना, क्लियर। अब देखिए, अब अल्टीमेटली क्या हुआ, जरा भेजिए, कौन है,
अब यहाँ पे देखिए, अब अल्टीमेटली क्या हुआ, ये बैंक अकाउंट, अब वेंडर की बात करेंगे तो ये वेंडर आपका यहाँ पे डेबिट हुआ और यहाँ पे क्रेडिट हो गया, खत्म। ठीक है, अब बचा कौन, अब बचा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट से आपके पैसे निकले थे, ठीक है, जितना पैसा निकले था उतना का आपको क्या मिला, अल्टीमेटली मिला क्या, अल्टीमेटली आपको मिल गया ये रॉ मटेरियल। तो आपने 10,000 खर्च किए, ठीक है, और 10,000 का आपका स्टॉक आ गया, तो बैंक से आपका पैसा निकला और 10, बाकी सारे अकाउंट क्या हो गए, एक दूसरे से नॉक ऑफ हो गए, खत्म हो गए सर, पास खत्म हो, क्लियर। यस सर, ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस चल रहा है, यही पूरा प्रोसेस चल रहा है। ये एक्चुअल में होना ये चाहिए था, और इसी को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ये जीआरपीओ के लिए और ये आपका इनवॉइस के लिए। अगर इस दोनों को कंबाइंड करते, कंसोल करते, तो अल्टीमेटली आपका ये आता है, और ये जब आया तो वेंडर हमारा क्रेडिट है, तो ये बैलेंस जो आप देख रहे हैं, ये वाली वेंडर वाली, ये अल्टीमेटली जो ये बैलेंस है आपका, ये बैलेंस किसको मिल गया, वेंडर को मिल गया, ठीक है, और आपका बैंक अकाउंट से निकला पैसा उतना ही का आपको स्टॉक मिल गया। आप मार्केट में गए, मार्केट में क्या किया आपने, आपने बैंक से निकाला पैसा या आपने वॉलेट से निकाला, आपने दुकानदार को दिया, दुकानदार से सामान ले लिया, दुकानदार को पैसा दे दिया, ठीक है, तो पैसा दे दिया, आपने वॉलेट से निकाला था, यहाँ क्या निकला, बैंक से निकला, ठीक है, और अल्टीमेटली क्या हुआ, जितना पैसा आपको चाहिए था उतना पैसा आपके अकाउंट, आपके पास, सॉरी, जितना मटेरियल चाहिए था उतना मटेरियल आपके पास आ गया। तो यही अकाउंटिंग के कंसेप्ट में इस तरह से चलता है। अब क्लियर हो रहे हैं? ओके सर, यस सर, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसमें हमारे पास ये हो जाएगा कि हम अपना ये अकाउंटिंग जो चलता है वो इसी तरह एक्चुअल ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, हमारे पास ये हो जाएगा कि हम ये चल रहा है एक्चुअल, सर आप सॉरी, ठीक है, तो ये मेन जो है ट्रांजैक्शन चल रहा है कि बैंक से पैसा निकला, ये गया, बट एट द सेम टाइम पे कभी हो सकता है कि वेंडर का हम पेमेंट तुरंत नहीं कर रहे हैं, कुछ वेटिंग रहता है, तो इसीलिए सारी चीजें चलती है। जब तक आप पेमेंट नहीं करते हैं वेंडर को, तब तक वो क्या दिखाता है कि क्रेडिट की जो वेंडर का है उसकी लायबिलिटी आपके कंपनी पे खड़ी है, ठीक है, तो हम लोग एजिंग रिपोर्ट निकालते हैं कि भाई कितने दिन से किस वेंडर का कितना ड्यू पड़ा हुआ है, वो देखते हैं, इसको बोलते हैं वेंडर एजिंग रिपोर्ट या सप्लायर एजिंग रिपोर्ट। सिमिलरली कस्टमर साइड में आप सेल कर रहे हैं मटेरियल, आपको कस्टमर पेमेंट नहीं किया है, तो कस्टमर कितने दिन से हमारा पेमेंट ड्यू खड़ा है, तो उसको बोलते हैं कस्टमर एजिंग रिपोर्ट, ठीक है, तो ये होता है एजिंग रिपोर्ट, जो आगे हम लोग देखेंगे। एजिंग करने का मतलब कि कितना दिन से ड्यू चल रहा है, ठीक है, तो ये था चीजें जो आपको अगर अकाउंटिंग बैकग्राउंड से जो भी हैं उनको समझ में ये सब चीजें आती है, आप नहीं है टेक्निकल बैकग्राउंड से है, मुझे भी बहुत टाइम लगा था इन चीजों को समझने में, बट हाँ जब एक बार समझ गया तो चीजें मेरा कंसेप्ट, अभी भी कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ये गलत कंसेप्ट है, लेकिन आज तक मैं जो चीजें ये समझ रहा हूँ हमारा सही चल रहा है। बाकी शर्मा जी हैं, राकेश जी है, ये लोग सीए हैं, आपको बताएंगे कि क्या सही है या गलत है कंसेप्ट, बट इसमें भी डिफरेंट तरह के होते हैं आपके अकाउंट्स, तो उस पर डिपेंड करता है, बट ये कंसेप्ट अगर आप रखें तो कहीं धोखा नहीं खाएंगे, आपको साथ में चीजें स्मूथली समझ में आ जाएगी। ठीक है, चले आगे। थैंक यू तो सो मच। हाँ, तो मैंने आपको अभी क्या दिखाया, जो हमने गुड्स रिसीप्ट नॉट इनवॉइस जीआरपीओ को कैंसिल क्लोज किया था, उसकी जनरल एंट्री क्या जाती है, और जो हमने जीआरपीओ बनाया था उसकी क्या जाती है, दोनों को हमने वैलिडेट करके आपको दिखा दिया कि दोनों में क्या डिफरेंस है, आपको कौन सा वैल्यू अल्टीमेटली बच जाए। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं, हमने ब्लैंकेट एग्रीमेंट से पूरा साइकिल कंप्लीट कर लिया था आउटगोइंग पेमेंट तक। अब हम लोग क्या करते हैं, परचेज रिक्वेस्ट से करते हैं, तो जनरली इंडस्ट्री में रिक्वेस्ट ही चलता है। अब ये रिक्वेस्ट कौन भेजेगा, आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट, सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन करनी है, मटेरियल एफसी आइटम बनानी है, उसके पास रॉ मटेरियल है नहीं, तो वो क्या करेगा, परचेज डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट डालेगा। तो वो परचेज रिक्वेस्ट ये कोई आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है, कोई आपका एचआर डिपार्टमेंट है, उसको कुछ मटेरियल्स चाहिए, तो किससे मंगवाएगा, परचेज डिपार्टमेंट से मंगाएगा, तो उसके लिए ये रिक्वेस्ट जनरेट होगा, दैट इज आल्सो नोन एज